अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CS403 लेक्चर नंबर 13 देखेंगे। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। पहले तो ओवरव्यू ऑफ लेक्चर कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डायग्राम एग्जामिनेशन सिस्टम, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, रिलेशनशिप एंड कार्डिनलिटीज बिटवीन द एंटिटीज। ठीक है, रिलेशनशिप और जो एंटिटीज हैं उनके दरमियान जो है हम कार्डिनलिटीज को देखेंगे। आगे है इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द प्रिलिमिनरी फेज ऑफ एग्जामिनेशन। हमने पिछले लेक्चर में कौन सा फेज पढ़ा था? एग्जामिनेशन की स्टडी की थी हमने, प्रीलिमिनरी स्टडी, यानी कि अच्छे से मुताला किया था। आगे वो डिस्कस द आउटपुट रिक्वायर्ड, हमने आउटपुट के बारे में पढ़ा था, कौन सी आउटपुट जो रिक्वायर होती हैं सिस्टम के लिए। वो ड्रा द डाटा फ्लो डायग्राम, हमने एक डाटा फ्लो डायग्राम भी बनाई थी। और क्या हमने अब देखें फ्रॉम दिस लेक्चर, आज के इस लेक्चर से वी विल स्टार्ट द कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ द सिस्टम थ्रू ईआर डायग्राम। तो हम ईआर डायग्राम का कंसेप्चुअल मॉडल तैयार करेंगे आज के इस लेक्चर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले क्या हम करेंगे, एंटिटी टाइप की आइडेंटिफिकेशन करेंगे फॉर एग्जामिनेशन सिस्टम। जो हम बना रहे हैं, हमारे लेक्चर का जो मॉडल दिया गया था, यानी सिस्टम दिया गया था जिसके मतलब हमने जो है ईआर डाटा मॉडल बनाना था, वो एग्जामिनेशन सिस्टम है। तो इसके मतलब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे एंटिटी टाइप्स की। तो देखें इसमें क्या है। We will identify the major attributes of the identities. Then we will draw the relationship and cardinalities in between them and finally draw a complete ER diagram of the system. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जो हमने जो एट्रीब्यूट्स ली हैं या फिर हमने एंटिटीज ली हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के मतलब हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटीज। तो पहले तो हमने जो एंटिटीज निकाली हैं उनकी एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, कि उनकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देखें आप लोग, प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम में देखें, दिस एंटिटी मीन दैट वी डिफरेंट कोर्सेज आर बीइंग ऑफर्ड बाय अ इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रोग्राम में काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं वो किसी भी तलीमी इदारे की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें पी आर कोड है, इट कैन बी यूज एज द प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी एंड इट वुड बी ऑलवेज बी द यूनिक फॉर एग्जांपल MBA MCS। ठीक है, तो ये होता है आपका जो प्रोग्राम कोड होता है, ये आपकी उन्होंने प्राइमरी की बना दी है कि ये एज अ प्राइमरी की होगा, क्योंकि अगर आपका कोड नंबर ही नहीं किसी को पता होगा तो फिर बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी एट्रीब्यूट्स तो बाद में आएंगी ना। पहले आपका जो है वो प्रोग्राम कोड होता है। ठीक है, जैसा कि BSCS हो गया, MCS हो गया, MB हो गया, MSCS हो गया। तो प्रोग्राम कोड जो एज अ प्राइमरी की यूज कर रहे हैं वो फिर है मैक्स ड्यूरेशन। इसमें मैक्स ड्यूरेशन में क्या होता है कि इसका कितना ज़्यादा जो है वो ड्यूरेशन होगा आपका, जैसा कि 1 ईयर का कोर्स हो गया या फिर 2 ईयर का कोर्स होगा, इस तरह से। आगे नंबर ऑफ सेमेस्टर। ठीक है, इसमें कितने सेमेस्टर पाए जाएंगे। कुछ कोर्सेज होते हैं जिनमें लाइक 4 सेमेस्टर होते हैं और कुछ कोर्सेज में 8 सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेमेस्टर इसकी एट्रीब्यूट्स है प्रोग्राम की। फिर है प्रोग्राम लेवल, इसमें बताया जाएगा इसका ग्रेजुएटर लेवल क्या होगा, यानी कि ये कोर्स करने के बाद आपकी कौन सी जो है वो ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इससे अगला हम जो है देखेंगे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में देखें, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, स्टूडेंट नेम आएगा, स्टूडेंट फादर नेम आएगा, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ आएगी, स्टूडेंट फोन नंबर आएगा, स्टूडेंट CGPA आएगा और स्टूडेंट के सब्जेक्ट की डिटेल्स आएंगी। ठीक है, ये सारा कुछ किस में आएगा, ये स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स थी। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एज अ प्राइमरी की यूज होगा। ये आपका मेन यहाँ पे जो है वो पॉइंट दिया गया है कि स्टूडेंट नंबर को, रजिस्ट्रेशन नंबर को एज अ प्राइमरी की यूज किया जाएगा। बाकी जो है वो यूनिक कीज होंगी, बाकी जो होंगी। ठीक है, जो हमने ऊपर कीज पढ़ी थी बाकी लेक्चर्स में। तो अगर कीज वाले लेक्चर आपको क्लियर नहीं है तो आप वो लेक्चर दोबारा से देख लें, पीछे मैंने अपलोड किए हुए हैं। आगे टीचर की एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दी गई हैं। टीचर की एट्रीब्यूट्स में देखें क्या होगा।
टीचर रजिस्ट्रेशन नंबर, टीचर नेम और टीचर फादर नेम आ जाता है, और फिर टीचर का एक्सपीरियंस आ जाएगा, और फिर टीचर का जो है सैलरी आ जाएगी। ठीक है, इसमें टीचर की क्वालिफिकेशन भी आती है। ठीक है, यानी कि कितना टीचर जो है वो क्वालिफाइड है, कितनी स्टडी की हुई है, तो वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। फिर आगे कोर्स की भी एट्रीब्यूट्स होती हैं। इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी? कोर्स कोड आएगा, ये जो आपको है ना कोर्स कोड आएगा, और फिर कोर्स नेम आएगा, और फिर ये है कोर्स की जो है प्री रिक्वेस्ट वाली एट्रीब्यूट्स आएंगे, यानी कि आपने दोबारा से कोई कोर्स जो है वो रीज्वाइन करना है, ये सारा कुछ। तो फ्रेंड, ये ना आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि आप कोर्स की जो है वो एट्रीब्यूट्स लिखें। आपसे वो कह सकते हैं कि टीचर के एट्रीब्यूट्स लिखें, आपसे वो कह सकते हैं कि आप क्या है स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स लिखें। तो बेसिकली ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं फाइनल के हिसाब से भी, और इस मिड टर्म में जो अभी चल रही है। ठीक है, तो बेसिकली आपने इनको लाजमी एज इट याद करना है कि इनकी ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो बाकी एट्रीब्यूट्स के नेम देखते ही बंदे को पता चल जाता है कि आगे इनकी डिटेल क्या लिखनी है। तो बेसिकली आपको नेम तो कम से कम एट्रीब्यूट्स के आने चाहिए। ठीक है, जैसा कि ये प्रोग्राम के इसमें नेम दिए गए थे, मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि इसमें नेम कौन से हैं एट्रीब्यूट्स के। तो बेसिकली ये 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का लाजमी बन सकता है कि आपको वो प्रोग्राम दे देंगे कि ये एंटिटीज हैं, इनकी एट्रीब्यूट्स लिखें। ठीक है, तो अगला हमारा जो एंटिटी था वो सेमेस्टर की एंटिटी है, इसकी भी एट्रीब्यूट्स हैं। सेमेस्टर नेम है, तो सेमेस्टर नेम को एज अ प्राइमरी की यूज़ किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट बता दिया गया है। फिर सेमेस्टर जो है स्टार्ट डेट होगी, सेमेस्टर की एंड डेट होगी, ये एट्रीब्यूट्स हैं, सेमेस्टर की खसूसियात हैं ये। आगे है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा है। देर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स इन एग्जामिनेशन सिस्टम विच इज ड्राइव्ड लाइक अ सीजीपीए। सीजीपीए क्या होता है? ये इसका मैंने मुखफ़िफ लिख दिया है ऊपर, इसको जरा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है ये। आगे है, इसमें क्या होता है? ऑफ अ स्टूडेंट कैन ओनली बी अचीव फ्रॉम द सेमेस्टर जीपीए। ठीक है, जीपीए क्या होता है? ये होता है ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, सिमिलरली एफपीए ऑफ एनी पर्टिकुलर सेमेस्टर कैन बी अचीव फ्रॉम द जीपीए। ठीक है, ग्रेड पॉइंट एवरेज से ही जो है एफपीए जो है वो अचीव किया जाता है, यानी कि फाइनल पॉइंट एवरेज जो है वो जीपीए से निकलती है, ग्रेड पॉइंट एवरेज से। तो ये सारी एट्रीब्यूट्स बताई गई हैं कि एक क्लास जो है फॉर एग्जांपल इसमें क्या है कि जो जीपीए है उससे क्या हासिल हो रहा है? सीजीपीए हासिल हो रहा है, यानी कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसी तरह क्या है, जीपीए से जो है सीजीपीए जो है वो एट्रीब्यूट्स हासिल कर रहा है, जिसको कहते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स, यानी कि किसी चीज से कोई चीज हासिल करना, वो क्या होता है? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स होता है। अब एफपीए जो है वो जीपीए से क्या है? एट्रीब्यूट्स हासिल कर रहा है, क्योंकि एफपीए कहाँ से निकल रहा है? जीपीए से। ठीक है, अगर जीपीए को हम फाइंड करें तो देन फिर हम एफपीए को फाइंड कर पाएंगे। तो यही चीज उन्होंने बेसिकली इस लाइन में भी बताई है। ये आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है कि सिमिलरली एफपीए ऑफ एनी पर्टिकुलर सेमेस्टर कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट जीपीए ऑफ द सेमेस्टर। सेमेस्टर के सब्जेक्ट का जो जीपीए होता है उसमें से हम जो फाइनल सेमेस्टर का जो एफपीए है वो निकालते हैं। तो ये मतलब ये है कि जीपीए से जो है एफपीए एट्रीब्यूट्स हासिल करता है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स में होता है किसी चीज से खसूसियात वगैरह हासिल करना। तो आगे देखें, सो दिस हैज टू बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल ड्राइंग द ईआर डायग्राम ऑफ द सिस्टम। जब भी आप किसी चीज के डायग्राम बनाएं तो आप लोगों ने ये चीज जहन में रखनी है कि कौन सी चीज किससे जो है वो एट्रीब्यूट्स हासिल कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर जीपीए से एफबीए एट्रीब्यूट्स हासिल कर रहा है तो जो जीपीए होगा वो क्या होगी? सब क्लास होगी, और एफबीए जो है वो सब क्लास होगी, जो जीपीए है वो सुपर क्लास होगा। यानी जिससे एट्रीब्यूट्स हासिल की जा रही हैं वो सुपर क्लास, जो कर रही है एट्रीब्यूट्स हासिल क्लास वो सब क्लास होगी। ये चीजें आप माइंड में रखेंगे तभी आप जो है वो एक अच्छी ईआर डायग्राम बना पाएंगे। आप ये देखें, रिलेशनशिप एंड कार्डिनैलिटीज इन बिटवीन एंटिटीज। कार्डिनैलिटीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है, पिछले लेक्चर में आप लोगों को अच्छे से कवर करवाई थी, जिसमें था वन टू वन रिलेशन, वन टू मैनी रिलेशन, मैनी टू वन रिलेशन, मैनी टू मैनी रिलेशन। ये 4 हमारी कार्डिनैलिटीज थी जो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर्स में डिफाइन की हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्डिनैलिटीज के बारे में बताया जाएगा
कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि रिलेशनशिप एंड कार्डिनैलिटीज इन बिटवीन एंटिटीज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वी विल नो सी द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट एंटिटीज वन बाय वन। अब हम डिफरेंट एंटिटीज का जो रिलेशन है वन बाय वन देखेंगे। पहला है कि प्रोग्राम एंड कोर्स। प्रोग्राम एंड कोर्स में देखें, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्राम एंड कोर्स इज दैट इफ वी वांट टू नो द कोर्स इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम देन द कोर्स कोड और प्रोग्राम कोड आर रिक्वायर्ड, ठीक है। देन फिर कोर्स कोड और प्रोग्राम कोड दोनों जो हैं वो रिक्वायर होंगे। तो द कार्डिनैलिटी बिटवीन प्रोग्राम एंड कोर्स कोड इज 1 to 1, ठीक है। प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड की जो कार्डिनैलिटी है वो 1 to many बन रही है, ठीक है। इसको याद रखें, एमसीक्यूज आ सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं। द कार्डिनैलिटी बिटवीन प्रोग्राम एंड कोर्स ऑफ इज डैश। तो डैश की जगह पे आपने क्या लगाना है, 1 to many। यहाँ पे क्या कैसे पता चलेगा, प्रोग्राम एक है तो उसमें काफी सारे कोर्सेज हैं, तो प्रोग्राम एक में 1 आ गया और कोर्सेज काफी सारे हैं तो मैनी आ गया। अब आगे यही इसमें चेंज होगा कि विच मीन दैट एनी प्रोग्राम विल हैव मिनिमम 1 कोर्स। वो कह रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर प्रोग्राम का मिनिमम जो है एक कोर्स आपने सेलेक्ट करना ही होता है। ज्यादा कर सकते हैं आप, लेकिन एक कोर्स तो आपको सेलेक्ट करना ही होता है। आगे है एंड एज अ मेनी रिकॉग्नाइज्ड फॉर दैट द पर्टिकुलर प्रोग्राम द कार्डिनैलिटी ऑफ द कोर्स एंड प्रोग्राम। अब चेंज हो रहा है, अब पहले कोर्सेज हैं फिर प्रोग्राम है, तो ये 0 to many हो जाएगा, ठीक है। कोर्स अगर आप चाहें तो ना भी रखें, 0 सेलेक्ट करें, ठीक है, बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं जब ऐड होंगे, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम आपको मिनिमम एक प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना होता है। अगर आपके पास पहले कोर्सेज आता है बाद में प्रोग्राम आता है तो ये 0 to many बनेगा। अगर पहले प्रोग्राम और बाद में कोर्सेज आते हैं तो 1 to many बनेगा। इस चीज को आप, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि जहन में रखें, आपके एमसीक्यूज आएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है ये, इनको जहन में लाजमी रखा करें, ठीक है। अगर प्रोग्राम पहले आते हैं कोर्सेज बाद में तो 1 to many का रिलेशन है, अगर कोर्सेज पहले हैं और प्रोग्राम बाद में है तो फिर 0 to many का है। क्योंकि कोर्स आप 0 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही बाद में कोर्स ऐड होंगे तो आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए, इट मीन दैट इफ एन इंस्टीट्यूशन वार्ड, मतलब एक तलीमी इदारा चाहता है कि इट कैन हैव कोर्स विदाउट एनी प्रोग्राम। वो कह रहे हैं कि इनके पास एक जो है वो कोर्सेज हैं जिनका कोई भी प्रोग्राम हो, यानी कि दिस कोर्स कैन बी इंक्लूड इन एनी प्रोग्राम लेटर ऑन, यानी उस कोर्स को वो बाद में किसी भी प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप 0 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, 0 to many वाला, यानी कि ये सही है। आगे देखें स्टूडेंट एंड फिर हमारा है प्रोग्राम का रिलेशन, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। द कार्डिनैलिटी इन बिटवीन स्टूडेंट एंड प्रोग्राम इज 1, ठीक है। ये 1 to 1 होगी, स्टूडेंट एक होगा और फिर प्रोग्राम भी एक होगा, तो ये कार्डिनैलिटी क्या होगी, स्टूडेंट और प्रोग्राम में क्या होगी, 1। विच मीन दैट एवरी स्टूडेंट कैन हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 प्रोग्राम एट द टाइम, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ है कि एक स्टूडेंट का जो है मिनिमम 1 और मैक्सिमम भी 1 ही प्रोग्राम होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, BScs, तो एक बंदे का जो है एक वक्त में एक ही जो है वो प्रोग्राम होगा। इसमें यह बता रहा है कि विच मीन दैट एवरी स्टूडेंट कैन हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 प्रोग्राम एट एनी टाइम। आगे है द कार्डिनैलिटी इन बिटवीन प्रोग्राम एंड स्टूडेंट। पहले क्या था, प्रोग्राम एंड स्टूडेंट था, ये देखें स्टूडेंट एंड प्रोग्राम था। देखें इसको मैं जरा हाईलाइट करता हूँ ग्रीन कलर से, तो तब कार्डिनैलिटी बनी 1, ठीक है। जब पहले स्टूडेंट आया और प्रोग्राम बाद में आया तो कार्डिनैलिटी बनी 1। जब क्या है, प्रोग्राम पहले है और स्टूडेंट बाद में है तो 0 to many की कार्डिनैलिटी बन रही है। इसको माइंड में रखिएगा, प्रोग्राम क्या है, 0 प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं, और स्टूडेंट है बहुत ज्यादा है, मैनी स्टूडेंट है, बहुत सारे हैं, ठीक है। जो सेमेस्टर एंड कोर्स की कार्डिनैलिटी भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। फिर कोर्स ऑफर्ड एंड टीचर्स की कार्डिनैलिटीज के बारे में बात होगी। तो ये आप लोगों ने पैराग्राफ डिस्कस कर लेने हैं, रीड कर लेने हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रा स्टडी कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को अगर स्टडी करवाने लग गया ये सारे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा मकसद था आप लोगों को बताना कि इसमें क्या चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोग इसको बेसिकली खुद स्टडी कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई है कि ऊपर 2-3 आपको मैंने पढ़ा के बता दिए कि इसमें बेसिकली क्या कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है। कंसेप्ट लेना आपका काम है, बाकी आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ये सभी में ऐसा ही किया जा रहा है, स्टूडेंट एंड कोर्सेज ऑफ इट, सेमेस्टर एंड स्टूडेंट का क्या ताल्लुक है, वो सारा सीन इसमें दिखाया गया है। तो इसमें देखें देयर इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन दीज टू एंटिटीज, यानी कि जो हमारा सेमेस्टर और स्टूडेंट है यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा।
तो ये सारे रिलेशनशिप थे। आगे हमारा मेन टॉपिक आ गया कि कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन, ठीक है। तो द आउटकम ऑफ द एनालिसिस फेज इज द कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन, ठीक है, विच इज ड्रान फ्रॉम ईआर डाटा मॉडल। फिर आप क्या करते हैं एनालिसिस फेज के बाद जो है, फिर आप ये आउटकम है एनालिसिस फेज में, एक जो है वो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन है जो आप तैयार करते हैं। दिस डिजाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी टूल और डाटा मॉडल। ये डिजाइन किसी भी जो है वो टूल या फिर डाटा मॉडल के लिए इंडिपेंडेंट होता है। दिस डिजाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन मल्टीपल डाटा मॉडल लाइक अ नेटवर्क रेशनल हायरार्किकल मॉडल। ये कहीं भी जो है वो यूज होता है, ठीक है। यह डाटा मॉडल को आप रैशनल में भी बना सकते हैं और नेटवर्क डाटा मॉडल के लिए भी बना सकते हैं, हायरार्किकल मॉडल के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। आगे है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। इसके मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन क्या होता है। अगर आप लोगों ने मेरे ओल्ड लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो बेसिकली उन लेक्चर्स को देखें जिनसे आपको समझ आ जाएगी कि कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन क्या होता है। फिर है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। जब कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन को हम लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज द नेक्स्ट फेज ऑफ डेटाबेस डिजाइन। ये एक नेक्स्ट मरहला होता है डेटाबेस डिजाइन का, इन विच एप्रिशिएट डाटा मॉडल इन चूजन फ्रॉम वन हेयर ऑनवर्ड इस बिकम टूल डिपेंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके टूल हैं वो डिपेंडेंट बन जाते हैं, जिसमें जो है वो इंडिपेंडेंट थे। कंसेप्चुअल में टूल इंडिपेंडेंट थे, लेकिन जो है लॉजिकल में टूल जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। We will select rational data model and our further lecture will be concerning relational data model। यहाँ पर आप लोग जो है अपना डाटा मॉडल सिलेक्ट करते हैं। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में क्या है, यहाँ पे डाटा मॉडल जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली सर ने यहाँ पे बताया है कि हमने जो है वो कौन सा डाटा मॉडल जो है वो हमने सिलेक्ट किया है, वो रैशनल डाटा मॉडल जो है इन डायग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। यानी कि सिस्टम के लिए, एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए रैशनल डाटा मॉडल की जो है वो सिलेक्टिंग की गई है। आगे है फिर कंक्लूजन है, इसको पढ़ें, ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक हो। द ईआर डाटा मॉडल ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिस्कस अबव इन जस्ट अ गाइडलाइन। यहाँ पर कंक्लूजन में जो गाइडलाइन बताई गई है एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है। देयर कैन सर्टेनली बी चेंज इन द मॉडल इन दिस मॉडल डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, आउटपुट रिक्वायर्ड थी, ये सारी हमने ऊपर जो पढ़ी हैं उसके मतलब कंक्लूजन बयान की गई है। आफ्टर ड्राइंग ईआर डाटा मॉडल ऑल आउटपुट विच आर रिक्वायर्ड मस्ट बी मैच विद द सिस्टम। फिर उनकी जो एंटिटीज को है वो मैच किया गया एक दूसरे के साथ। ये सारा प्रोसेस हम कर चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।